हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो फाइनली धूट ट्रांसमिशन का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। वैसे दो आईपीओस का अलॉटमेंट आउट हुआ है, मॉलवियो का भी अलॉटमेंट आ गया है और इन दोनों का रजिस्ट्रार था केफिन टेक्नोलॉजीज। तो अगर आपने अब तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो आप केफिन टेक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि धूट ट्रांसमिशन का आईपीओ एक बिग साइज आईपीओ था, मोर देन 3000 करोड़ रुपीज का, तो काफी लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ है, इंक्लूडिंग मी। तो इसके अराउंड एक्साइटमेंट भी बहुत है क्योंकि जीएमपी अच्छी है इस आईपीओ की, तो सबको अच्छे लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है इस आईपीओ में। लेकिन जिन्हें भी आईपीओ अलॉट हुआ है उनके लिए अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि यार मंडे को जब इसकी लिस्टिंग होगी 17 अगस्त को, 17 अगस्त को, तो मैं अपने शेयर सेल कर दूं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। यानी मेरी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या रहेगी, कितने लिस्टिंग गेन्स इसमें मिलेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले देखो हम लिस्टिंग गेन्स वाले एक्साइटमेंट को ही कवर कर लेते हैं। तो अभी धूट ट्रांसमिशन के शेयर्स को ग्रे मार्केट में 280 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, यानी इसकी जो जीएमपी है वही एग्जैक्ट 32%, क्योंकि इश्यू प्राइस है 871 रुपीज। तो अगर हम एक बार के लिए मान लें कि इसी प्रीमियम पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है तो इसकी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वह 1150 रुपीज के अराउंड, यानी कि 1150 रुपए की शेयर प्राइस पर इस कंपनी का डेब्यू हो सकता है। हालांकि अभी की इसकी जीएमपी के अकॉर्डिंग है, बाकी जैसा कि आपको भी पता होगा जीएमपी कई बार चेंज होती रहती है। भाई ग्रे मार्केट में जैसी डिमांड होगी, जैसे सप्लाई होगी, उस हिसाब से प्रीमियम ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो आगे इसकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि भाई अभी इसकी जीएमपी इतनी है, जीएमपी कम हुई है, जीएमपी ज्यादा हुई है, वो सब कुछ मैं वहां अपडेट कर देता हूं। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब देखो अभी इसकी जीएमपी भी 32% है और जहां तक मुझे लगता है इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो मोर देन 30% के प्रीमियम पर ही होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो हमें इस आईपीओ में एक लॉट पर करीब 5000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, विच इज डिसेंट लिस्टिंग इज। हालांकि इसके साथ मॉलवियो डायग्नोस्टिक की भी लिस्टिंग होने वाली है, बट आई डोंट थिंक उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट इस कंपनी पर आएगा, क्योंकि दोनों अच्छी कंपनीज है, दोनों अलग सेक्टर की कंपनीज है, तो दोनों अपने लिस्टिंग वाले दिन बायर्स को अट्रैक्ट करने वाली है। दोनों में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकती है। अब देखो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन हुई अभी किसकी जीएमपी के अकॉर्डिंग। बाकी अब अगर हम इसके एक्चुअल मुद्दे की बात करें कि भाई हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। एटलीस्ट हमें पता तो रहे कि जिस कंपनी के शेयर्स हमें मिले हैं वो कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो देखिए ये कंपनी टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है। मेनली तो ये वायरिंग हार्नेस में ज्यादा एक्टिव है, जो वायरिंग बंडल्स होते हैं टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। लेकिन रिसेंटली इन्होंने ईवी सेगमेंट में भी एक्सपांड किया है। अभी लाइटिंग सिस्टम भी बनाते हैं, जो ईवी बैटरीज होती है उसके अराउंड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कनेक्टर्स हैं, चार्जर्स हैं, ऑटो स्विच वगैरह, यानी कुल मिला के जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं गाड़ियों में वो सब चीजें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मेनली तो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए, बाकी कुछ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी। 1998 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अपने बिजनेस में होने वाले हैं। तो ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। अगर हम इसके क्लाइंट बुक की बात करें तो बजाज ऑटो से ऑलमोस्ट 1/3 रेवेन्यू आती है, तो थोड़ा कस्टमर कंसंट्रेशन का भी रिस्क है वहां पर। लेकिन इसके अलावा फिर जैसे रॉयल एनफील्ड है, आइसर मोटर्स है, फोर्स मोटर्स है, केटीएम है, यामा है, रॉयल एनफील्ड है, ये सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। यानी क्लाइंट बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऑलमोस्ट हर एक बड़ा प्लेयर कंपनी की क्लाइंट बुक में है, विच इज ए गुड थिंग। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि कंपनी को स्ट्रगल कर रही है। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है उसमें ये कंपनी मार्केट लीडिंग पोजीशन में है, विद 70% मार्केट शेयर, नंबर 1 पर है। और अगर हम ओवरऑल टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की बात करें तो वहां भी कंपनी के पास 40% का मार्केट शेयर है और ये नंबर 2 पर है। यानी कंपनी अपने सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है। इसके फाइनेंशियल नंबर्स में भी देखो टॉप लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है, हाँ बॉटम लाइन जरूर थोड़ी स्टक हो रखी है, लेकिन क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट ग्रो कर रहा है तो वहां कंपनी को मार्जिन्स काफी अच्छे मिलेंगे, तो जिसकी बॉटम लाइन है वहां भी अच्छी ग्रोथ आगे चलकर एक्सपेक्टेड है। रिजर्व में इनके पास अच्छा अमाउंट है और आईपीओ के पैसों से ये अराउंड 50% डेट का रिपेमेंट भी करने वाले हैं, यानी अभी थोड़ा कम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो जो इंटरेस्ट वाला पैसा है वो सीधा इनके प्रॉफिट में ऐड होगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी और बूस्ट होगी। तो देखो ओवरऑल तो इस कंपनी में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं कि हम इस कंपनी को थोड़ा टाइम दें, एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स के इसके नंबर्स देखें। अगर कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती है देन हो सकता है कि हमें अपनी होल्डिंग को और इंक्रीज करना पड़े, और अगर नंबर्स खराब आते हैं देन वहां से हम एग्जिट ले सकते हैं। आई थिंक अगर हम इसमें पोस्ट टेस्टिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहे तो कोई खराब डिसीजन नहीं होगा। ये अपने सेगमेंट की मार्केट लीडिंग कंपनी है, नंबर्स इसके काफी अच्छे हैं और कंपनी के पास वो सारे लीवर्स हैं कि आगे भी अपनी ग्रोथ को और अच्छा कर सकते हैं और मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। और वैसे भी एक वेल नोन ऑटोमोबाइल सप्लायर है, तो एकदम से ऐसे कोई बहुत बड़ा रिस्क आने के चांसेस कम है। शायद 24-25 के आसपास इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स तो ऑलरेडी है कंपनी के पास, तो इन्हें बस उस प्रोसेस को रिपीट किया जाना है, क्लाइंट से ऑर्डर लेना है और उसे फुलफिल करना है, जो कि कंपनी बहुत इजीली एक लंबे टाइम तक कर सकती है। तो आपको इस आईपीओ में ये जो शेयर्स मिले हैं इन्हें होल्ड करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि आपके केस में ऐसा कुछ है कि यार मुझे ये पैसे कहीं और चाहिए होंगे, इसी अमाउंट से आपको आगे और आईपीओ में अप्लाई करना है, भाई मेरा लिस्टिंग इसका ही प्लान था, मुझे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, देन फिर श्योरली आपको शेयर सेल करने का ही प्लान करना चाहिए। अब आप इसमें थोड़ा ये जरूर कर सकते हैं कि मान लो अगर इसकी लिस्टिंग मोर देन 30% के प्रीमियम पर होती रही, ये जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कहीं अच्छे प्रीमियम पर, देन आप अपने जो मोस्टली शेयर्स हैं वो प्री ओपन टाइम में ही सेल कर सकते हैं। भाई प्री ओपन टाइम अपने शेयर सेल किए और सारी हेडेक खत्म।
लेकिन अगर लिस्टिंग बहुत खराब रही, मान लो 15%, 20% या इससे भी कहीं कम, देन आपको अपने शेयर्स होल्ड कर लेना एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। जब भी ऐसी कुछ खराब लिस्टिंग होती है तो मोस्टली लिस्टिंग के बाद हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट, देन उस टाइम फिर आप अपने शेयर सेल कर सकते हैं। हालांकि ये टोटली आपके रिस्क एपेटाइट पर ही डिपेंड करता है, भाई आपको कितने शेयर सेल करने हैं और कितने शेयर्स होल्ड करने हैं। मैं बस आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरे पास भी आईपीओ कुछ मल्टीपल लॉट्स हैं, मुझे भी अलॉटमेंट मिल रखा है और मैं अपने कुछ शेयर्स तो श्योरली होल्ड ही करने वाला हूँ। बाकी जो शेयर्स मेरा सेल करने का प्लान है उसमें प्री ओपन टाइम की ही प्लानिंग है, क्योंकि अभी तो अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है इस आईपीओ में। बाकी देखो एग्जैक्ट मोमेंट पर किस प्राइस पर कितने शेयर सेल करने हैं या फिर कितने शेयर्स प्री ओपन टाइम में, कितने शेयर्स 10 बजे के बाद, वो सब कुछ देखो लिस्टिंग प्राइस पर ही डिपेंड करेगा। वैसे इसके लिस्टिंग वाले दिन मंडे को 17 अगस्त को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाइव भी रहूंगा सुबह 9 से 10 के बीच में, जिसमें हम इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा इसकी लिस्टिंग के अराउंड। तो आप भी चाहें तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। और हाँ, बाकी मेरी आईपीओ कम्युनिटी का, टेलीग्राम का और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कोड में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।